नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था और समझेंगे इस कहानी में ऐसा क्या है जिसका शीर्षक उसने कहा था लिखा गया है और इस कहानी के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है और इस कहानी का उद्देश्य क्या है और उस कहानी को जो शीर्षक ने बनाया है उसके पीछे उनका क्या मंशा रही है। चलिए देखते हैं कहानी और समझते हैं उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। तो सबसे पहले हम कहानी के पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा समझ लेंगे तो हमें इनके लेखनी को समझने की और उसको लोगों तक इनके संदेश को पहुंचने की जो मंशा है वो हम समझ पाएंगे। तो लेखक परिचय कुछ इस प्रकार है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 गुलेर गांव काड़गा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री और उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। लक्ष्मी देवी पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी थी। प्रतिभा के धनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने अभ्यास से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर अधिकार हासिल कर लिया था। उन्हें मराठी, बंगला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं की भी अच्छी जानकारी थी। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। साहित्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातन ज्योतिष सभी विषयों को वे विद्वान थे। इनमें से कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर गुलेरी जी ने अधिकार नहीं किया हो। वे अपनी रचनाओं में स्थल स्थान पर वेद, उपनिषद, सूत्र, पुराण, रामायण, महाभारत के संदर्भों का भी संकेत दिया करते थे। इसीलिए इन ग्रंथों में परिचित पाठक उनकी रचनाओं को अच्छी तरह समझ सकते थे। ग्रंथ रचना की अपेक्षा स्फुट के रूप में भी उन्होंने अधिक साहित्य सृजन किया था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी बचपन से ही घर में संस्कृत भाषा, पुराण आदि पूजा पाठ, संध्या वंदनाएं, धार्मिक कर्मकांड का वातावरण हमेशा रहा है। चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विद्या जीवन में शामिल किया। जब गुलेरी जी 10 साल के थे तो उन्होंने एक बार संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को हैरान कर दिया था। पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी का यहाँ तक कहना था कि वे 5 साल में अंग्रेजी का लैटिग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे, टेलीग्राम वगैरह। चंद्रधर ने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास की। चंद्रधर ने बीए की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में रहे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में पास होते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमएफ प्रथम श्रेणी में दूसरे स्थान पर और प्रयाग विश्वविद्यालय के बीए प्रथम श्रेणी में पहले स्थान से पास करने के बाद वे चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई हालातों के कारण जारी न रख पाए। हालांकि उनके अध्यापन और लेखन कार्य लगातार जो है चलते रहे। इनके कैरियर को देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी कैरियर रहा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अध्ययन काल के दौरान इन्होंने 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया और उन्होंने 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे हैं। इनकी मृत्यु पालिया के बाद तेज बुखार से मात्र 39 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1922 में काशी में हो गया। इन्होंने जो कहानी लिखा था उसने कहा था, उस कहानी के पाठ का सारांश हम समझ लेते हैं तो हमें इससे क्या होगा कि कहानी समझने में पढ़ने में बहुत आसानी होगी और उसकी मंशा क्या थी उनकी वो हम समझ पाएंगे। तो कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी
चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुमड़ाई हो मंगनी हो गई, या इस पर लड़की थक कर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे, और लड़का बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था। कुछ समय बाद जो लड़का पुनः उस लड़के से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ, मेरी मंगनी हो गई। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। उस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, बसीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, सौंदर्य और मस्तिष्क की चर्चाएं चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार लहना सिंह से बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर पर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, वैसे ही हम दोनों को बचाना। अतः लहना सिंह उसकी बात पर हामी भरता है और प्यार और त्याग को देशभक्ति से सबसे ऊपर रखता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी। इस कहानी के उद्देश्य यह है कि निस्वार्थ प्रेम की अभिव्यंजना तथा त्याग, समर्पण भावना को प्रकट करना है। वर्तमान समय की वस्तुवादी एवं भोगवादी विचारधारा से ऊपर उठकर निस्वार्थ निश्चल प्रेम की अभिव्यंजना करना तथा प्रेम में त्याग को दर्शाना, साथ ही एक प्रेमी होने का उत्तरदायित्व का पालन करना आदि परिघटनाओं को दर्शाना इस कहानी का जो है मेन उद्देश्य था। कहानी के द्वारा समझाना था कि किस तरह आप प्रेम के लिए क्या करते हैं। जैसे आप अपने देश से इतना प्रेम करते हैं तो आप अपने लोगों से भी उतना ही प्यार करते हैं और उस प्यार के लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। इस कहानी की जो विशेषता है वो खासकर इस बात पे टिकी हुई है कि मूल जो प्रेम और त्याग की भावना प्रकट करना है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखित उक्त कहानी अमर प्रेम की कहानी है यह, जिसमें त्याग एवं बलिदान की भावना निहित है। कहानी के नायक लहना सिंह त्याग एवं बलिदान को मूर्ति हैं। प्रस्तुत कहानी में बाल मनोविज्ञान, सैनिक जीवन, नैतिक जीवन की स्थिति, प्रेम और त्याग, आत्म बलिदान की विशेषताओं को इस कहानी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया है। आइए हम इनकी भाषा शैली को समझ लेते हैं कि इनकी भाषा पे अगर हम दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि जिस समय यह कहानी प्रकाश में आई थी, उस समय प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियां तो लोगों में खूब अच्छे से चल चुकी थी। उतना विकास नहीं किया हुआ था। उस समय इतने परिपक्व गद्य सबके लिए आश्चर्य का कारण था। डॉक्टर नगेन जैसे प्रसिद्ध समीक्षक भी कहानी को अपने समय में 35-36 वर्ष आगे की कहानी बताते हैं। इस कहानी की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा है, जिसमें पंजाबी, उर्दू, फारसी शब्दों का बीच बीच में प्रयोग सहज रूप से किया गया है। लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग तो जैसा आप कहानी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि बीच बीच में है। 4 दिन तक पल नहीं झपकी, जरा तो आंख लगने, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनकी लोकोक्ति और मुहावरों से भरी पड़ी हैं। तो भाषा शैली कुल मिला के हम देखते हैं कि जो गजब की है, बहुत अच्छा पकड़ है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहानी अंत तक पढ़ी जाए, उत्सुकता बनी रहती है। आइए हम इनके निष्कर्ष को देख लेते हैं। तो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है कि उसने कहा था कहानी कला की दृष्टि से एक बहुत ही सफल कहानी है, जिसमें लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने निश्चल प्रेम, प्रण, त्याग, बलिदान आदि को दर्शाया है। वास्तव में इनकी कहानी कला के कारण ही कुछ समीक्षक इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी का गौरव देते हैं। तो उसने कहा था कहानी के बाद एक दूसरी कहानी भी है, प्रेमचंद उपेंद्रनाथ अश्क का चारा काटने की मशीन।
तो जैसा आप पिक्चर के द्वारा समझ पा रहे हैं, ये चारा काटने की मशीन है। जानवरों को हम इसमें चारा काटते हैं और उनको फिर खिलाते हैं। तो कहानी किस तरह से है, आइए हम समझते हैं। चारा काटने की मशीन, क्यों इस कहानी का नाम चारा काटने की मशीन रखा गया है? आखिर क्या लेखक का उद्देश्य, लेखक क्या कहना चाहता है? तो उपन्यास अश्क को पहले हम समझते हैं कि ये किस तरह के लेखक हैं। और ये कहानी कुछ आपको पंजाब के आसपास की है, जो हरे से दिखाया गया है पंजाब। और ये आजादी के समय की लड़ाई है, जब लोग अपने अपने जगह को छोड़ के भाग रहे थे। कोई पाकिस्तान आ रहा था, कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा था। उस समय की ये कहानी है। तो जैसे आप इंडिया के मैप में भी देख सकते हैं, तो लोग अपने घरों को छोड़ के भाग रहे थे, उसी पे ये कहानी बनाई गई है। उपन्यास दास का जन्म जो है 14 सितंबर 1910 को पंजाब प्रांत के जालंधर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित माधोराम था और वे रेलवे के अधिकारी थे उस जमाने में। इनकी शिक्षा दीक्षा जो थी मैट्रिक, और फिर इसके बाद वे डीएवी कॉलेज में उन्होंने 31 में बीए की परीक्षा पास की। बचपन से ही अष्ट अध्यापक बनने, लेखक और संपादक बनने, वक्ता और वकील बनने, अभिनेता और डायरेक्टर बनने और थिएटर तथा फिल्म में जाने के अनेक सपने देखा करते। इनको 1972 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अष्ट जी को 1965 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1996 में हो गई। तो आपने देख लिया ये कितने हुनरदार थे, इनके जो जीवन थी, ये किस तरह से अपना जीवन पढ़ाइयों में और अपने जो शौक थे उनको पूरा करने के लिए लगे हुए थे। पाठ क्या है, चारा काटने की मशीन जो है वो कहानी क्या है, तो उसका सार हम आपको यहाँ बता देते हैं। इससे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो चारा काटने की मशीन में सांप्रदायिक दंगे के शिकार असहाय मनुष्यों को अनदेखा कर अवसरवादी तत्व अपनी स्वार्थ सिद्धि से जुड़े हैं। सांप्रदायिक दंगे केवल राजनीतिक कारणों से नहीं होते हैं, बल्कि नीति अर्थनीति भी उसके पीछे कार्यरत है। वास्तव में सभी काले करतूतों के पीछे मूल कारण अर्थ ही है। तो आपको समझ में आएगा अर्थ क्या है। लहना सिंह अमृतसर के पास चारा काटने की मशीन का व्यापार करता था। तब दंगे हुए, मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर भागने लगे। दूसरी ओर हिंदू और सिख उन्हें भगाने और लूटने को तले तुले हुए थे। लहना सिंह अपनी बीवी की उत्तेजना में आकर लूटने को निकलता है। एक बड़े घर पर कब्जा करके वह अपने सारे सामान वहां पहुंचा देता है। अपनी मिल्कियत की सहृदय के लिए चारा काटने की मशीन बरामदे में रख देता है। मित्र सिंह के साथ उसकी बीवी बच्चों को देखकर वह भी अपने परिवार वालों को लेने के लिए जाता है। सह परिवार नए मकान की ओर आने वाला लहना सिंह के हाथ से अपने नए घर के साथ पूरे सामान भी खो जाते हैं। नए घर पर थानेदार बलवंत सिंह ने कब्जा कर लिया। लहना सिंह मौका परस्ती में हार जाता है और अपनी सर्वस्व खो गया। लहना सिंह एक व्यंग्य त्रासदी बन जाता है। चारा काटने की मशीन भावनाहीनता का प्रतीक बनकर तब भी बैलगाड़ी के ऊपर लदी है। कहानी का अंत इस प्रकार है। दो ढाई 2-2.5 घंटे के असफल प्रयास के बाद जब सरदार लहना सिंह रात को वापस अपने हाथे में चले जाते हैं, तो बीवी बच्चे पैदल जा रहे हैं और बैलगाड़ी पर केवल चारा काटने की मशीन रखी हुई है। प्रस्तुत कहानी के बारे में स्वार्थपरता का कथन हमें देखने को मिलता है कि लहना सिंह जो मात्र माध्यम है उस बर्बरता की झांकी दिखाने का, जो देश विभाजन के समय चारे के फूलों को नितांत भावना रहित होकर काटने वाली मशीन की तरह मानवता को काटा जा रहा था। इसीलिए जब सरदार लहना सिंह इस्लामाबाद से वापस चलते हैं, तो उनके बीवी बच्चे पैदल चल रहे हैं।
और भावनाहीनता का प्रतीक वह मशीन बैलगाड़ी पर लदी हुई है। यहाँ भावनाहीन का मतलब है कि आपके मन में किसी भी तरह का कोई दया भाव नहीं है। आप लूट रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं लोगों को। आपको अपना चाहिए और किसी का, जैसे निर्जीव चीजों पे कुछ भी चीजों का असर नहीं होता है, इसीलिए उस मशीन को दिखाया गया है कि उस पे किसी चीजों का जो है असर नहीं होता है। विभाजन और सांप्रदायिक दंगे का मुख्य आधार जो है राजनीतिक मौका पर परस्तीनपन है। आम आदमी का इससे लेना देना ही नहीं है। आम आदमी नहीं, उससे बढ़कर धार्मिक नेता, व्यापारी, थानेदार आदि अधिक फायदे उठाते थे। लूटपाट करने वालों में भी वही जीतता है जो तो शक्तिशाली है। लहना सिंह और बलवंत सिंह के जरिए समाज को यह बताया जा रहा है कि समाज कितना स्वार्थी और अपने लाभ के लिए किसी का कुछ भी कर सकता है। तो आइए हम कहानी के सारांश को देखते हैं कि सारांश किस तरह से हमें उसकी कहानी को बताता है। कहानी में उन्होंने विभाजन के बाद की अफरा तफरी पर आधारित एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लोग जा रहे हैं उनके बारे में बता रहा है। जब सरदार लहना सिंह चलने लगते हैं तो उन्होंने सुझाया और उन्होंने अपनी सरदारनी को भी सुझाया कि हम चारा काटने की मशीन को साथ लेकर जाएंगे। यह सुझाव सरदारनी को भी बहुत अच्छा लगा। सामान के साथ चारा काटने की मशीन को ले जाकर अवश्य ही वो अपने दावा ठोकते हैं कि यह घर हमारा है, और घर के सामने वो मशीन रख देते हैं ताकि उनकी मिल्कियत मानी जाए कि यह उनका ही घर है और लोगों को पता चले कि चारा काटने की मशीन सरदार लहना सिंह की ही है। कहानी का जो उद्देश्य लेखक ने बताने का प्रयास किया है, वो चाहते हैं कि इस कहानी के स्वार्थपरता जो आजादी के समय हुआ वो लोगों तक पहुंचे, लोग जाने। लहना सिंह के तो उनका एक मात्र माध्यम है, वह उस बर्बरता को, उस झांकी को दिखाना चाहते हैं जो देश विभाजन के समय चारे के फूलों को नितांत भावना रहित होकर काटने वाली मशीन की तरह मनुष्यों को काटा जा रहा था। आप जब चारा काटते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि क्या काट रहे हैं, आप घुमाते जाते हैं और चारा काटते हैं, तो हो सकता है उसमें जीव जंतु, हो सकता है कीड़े मकोड़े हो, काट रहे हैं। कौन मर रहा है कौन जी रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप काटे जा रहे हैं। तो लेखक ये बताना चाहता है कि उस समय ऐसे ही इंसान इंसान को काट रहा था, वो दया भावना उसके अंदर सब कुछ खत्म हो गए थे और वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मारे जा रहा था। तो जो निस्वार्थ भाव जो होके मार रहे थे वो एक मशीन बन गए थे। तो इस मशीन को उन्होंने जो है माध्यम बना के लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि जैसे फूलों पत्तियों को काटा जाता है मशीन से, वैसे ही इंसानों को काटा जा रहा था। इसीलिए जब सरदार लहना सिंह इस्लामाबाद से वापस चलते हैं तो उनकी बीवी बच्चे पैदल चल रहे होते हैं और भावनाहीनता का प्रतीक व मशीन बैलगाड़ी जो है लदी हुई है गाड़ी पे, उसको ज्यादा सम्मान मिल रहा है और इंसानों को कम सम्मान मिल रहा था। तो लेखक यही बताना चाह रहे थे कि हम इंसान जो है स्वार्थी होते जा रहे हैं। चारा काटने की मशीन तो आपने पढ़ा और आपने समझा भी। इस कहानी के द्वारा लेखक हमें हमारी जो कमियां हैं उनको बता रहा है और कहते हैं कि इन कमियों के द्वारा हमारा भारत विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान, हमने विभाजन तो कर लिया लेकिन हमें वो भावना नहीं आई जो एक इंसान को इंसान के लिए होनी चाहिए। हम इंसानियत भूल के हम मशीन बन गए हैं और मशीन की तरह लोगों को मार काट रहे हैं। जरा सा भी हमारे अंदर दर्द नहीं है कि हम मशीन की तरह बस लोगों को काटे जा रहे हैं। कहानी आपने पढ़ा, आप कहानी को समझिए, उससे प्रश्न उत्तर वो आपसे पूछे जाएंगे कि चारा काटने की मशीन के लेखक कौन है, लहना सिंह कौन है, यह कहानी कब की है, इस कहानी के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है, लेखक इस कहानी का नाम चारा काटने की मशीन क्यों रखा है। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों के उत्तर भी उतने ही आसानी से दे सकते हैं जितने ही आसानी सरल शब्दों में लेखक ने कहानी को समझाया और बताया है। कहानी पढ़िए, पढ़ के हमें भी बताइए और उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न उठते हैं आप क्लास में पूछिए, उसके उत्तर खोजने का प्रयास करिए
जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपको उत्तर भी खुद ही मिल जाएंगे। कभी भी आप दूसरे पे नहीं डिपेंड रहिए, पढ़िए, समझिए और लोगों को आपस में समझाइए भी। तो आज के लिए मुझे लगता है कि हमारा क्लास यहीं खत्म करना चाहिए। धन्यवाद।